Hello students, this is Smriti Singh. Welcome to your own channel LLS with SS Learn Life Science with Smriti Singh. आज मैं आपको 11th क्लास की सेट 3 कराने जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 आपको करा चुकी हूँ और सेट 1 सेट 2 मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वो 35 क्वेश्चंस होंगे जो 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी का आज सेट 3 आपको कराने जा रही हूँ। सेट 3 में जितने क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं 35 क्वेश्चंस, वो मैं आपको अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यही आंसर क्यों होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब पे जिसमें कि बहुत सारा रॉन्ग आंसर आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप वो सब वीडियोस देखते हो तो आप गलत आंसर ही जानोगे। तो गलत आंसर आप कर आओगे, आपको लगेगा आप सही करके आए हो, पर वो आपका गलत है, ठीक है। तो मैं सारा का सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं बिल्कुल ही आपको सही आंसर आपको बता रही हूँ, ओके। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सही जानकारी आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच सके, ठीक है। तो ये जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप सही आंसर कर सको, ओके। तो चलिए सेट 3 शुरू करती हूँ। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, which one of the following is not included in 5 kingdom system of classification? It's very easy question। सेट 2 में भी मैं आपको इसके बारे में समझाई थी और सेट 2 में वहाँ पे पूछा गया था कि 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम बनाए गए हैं, उस 5 किंगडम में ऐसा कौन सा किंगडम यहाँ ऑप्शन में है जो उस 5 किंगडम के अंदर नहीं है, ओके। तो सिंपली मैं आपको सेट 2 में भी समझा चुकी हूँ। जो 5 किंगडम है वो 5 किंगडम सिक्वेंसली जाते हो। सिक्वेंसली इसलिए क्योंकि आपको धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट नज़र आता है, ठीक है। आप डायरेक्ट लास्ट वाला किंगडम को पहले बोल दोगे, बीच वाला किंगडम को लास्ट में बोल दोगे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है, धीरे धीरे जो वो विकसित हो रहा है, वो चीज़ आपको पता नहीं लगेगा। तो हमेशा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है या कोई भी क्लासिफिकेशन होता है तो उसका एक स्ट्राटा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करना चाहिए, ओके। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला नाम आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी देन किंगडम एनिमेलिया, ओके। तो ये 5 किंगडम का नाम हुआ। तो ये 5 किंगडम में आएंगे और इसके अलावा जो है वो नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज प्लांटी, ऑप्शन बी इज एनिमेलिया, ऑप्शन सी इज वायरस एंड ऑप्शन डी इज फंजाई। अभी 5 किंगडम में मैं आपको प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई का नाम बताई, पर यहाँ वायरस का नाम मेंशन नहीं होगा। देन वायरस इज द नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम, सो इट इज राइट आंसर, ओके। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, आ गया आपका। देन व्हाट इज इट, चलिए अब आगे देखिए क्या है। तो सिंपली ये आपको समझ आ गया, ये 5 किंगडम के अंदर नहीं आता, वायरस 5 किंगडम में नहीं इंक्लूड किया गया। Question number 2. Question number 2 is, which classification system is based on natural affinities among the organisms? यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं, इट मे बी प्लांट, मे बी बैक्टीरिया, मे बी एनिमल्स, उसमें जो एफिनिटीज़ होती है, एफिनिटीज़ मतलब सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। कोई ऑर्गेनिज्म पहले से है और उससे कोई कैरेक्टर्स उसका मिलता जुलता है या उससे कुछ डिफरेंस है, तो ये जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे नेचुरली ये उसको विजिट करते हैं, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो होता है नेचुरल एफिनिटीज़ कहलाता है। तो ये नेचुरल एफिनिटीज़ यानी कि नेचुरली जो भी कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है ऊपर ऊपर ओवरऑल, बस उसी कैरेक्टर्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म से। हाँ भाई, ये ऑर्गेनिज्म इससे मिलता जुलता है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल एफिनिटीज़। तो ये जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, ये तरीका क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सी इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डी इज जेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है, ओके। दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3, what is it? Question number 3 is causal organism of potato spindle tuber disease is, पोटैटो में जो एक स्पिंडल ट्यूबर का डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से ये कॉज्ड होता है, क्या कारण है होने का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरॉइड्स, देन आंसर विल बी डी, वायरॉइड्स। मैं आपको ये सेट 2 में भी बताई थी, सेट 2 में वायरॉइड्स रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस वक्त मैं आपको इस डिजीज़ का नाम भी बताई थी, जबकि वहाँ डिजीज़ नहीं पूछा गया था, पर फिर भी मैं वहाँ पर बताई ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। और देखिए आपके सेट 3 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ ताकि आप वो जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके साथ साथ अगर वो क्वेश्चन अलग ढंग से भी पूछा जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सको। ओके, तो सेट 2 में ये मैं समझाई थी और देखिए सेट 3 में ये क्वेश्चन है। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि सही जानकारी आपके फ्रेंड्स को मिल सके। ओके, तो सिंपली दिस इज़ इट। तो वायरॉइड्स एक्चुअली क्या होता है ना, ये वायरस से भी बहुत छोटी सी यूनिट होती है जिसमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है और कुछ भी नहीं, उसमें प्रोटीन कोट यानी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता, सिर्फ फ्री आरएनए होता है। और ये टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था कि टीओ डाइनर ने ही बताया था कि वायरॉइड्स जैसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया तो आप वहाँ बताओगे टीओ डाइनर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली डी इज़ द राइट आंसर। Now move on next question. Question number 4. Question number 4 is reduced male gametophyte in plant is called. यहाँ बताया जा रहा है कि मेल गैमेटोफाइट मीन्स दैट कि प्लांट्स में कौन से ऐसे पार्ट है, कौन सा ऐसा सैक लाइक पैकेट लाइक कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेल गैमेट मिलता है, तो उस पैकेट को गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो सिंपली आपको मैं बता दूं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसी में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन और फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल। ये मैं आपको सेट 2 में भी समझाई हूँ। चलिए एक बार फिर से वापस यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उसमें आप सेंट्रली प्लेस्ड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे, इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसा। और ये स्ट्रक्चर पूरा पिस्टिल कहलाता है, जिसको आप गाइनोसियम भी बोल सकते हो, इसको कार्पल भी कहते हैं। और इसी फ्लावर में एक ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको कि स्टेमन कहते हैं, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाला एंथर है और ये यहाँ पर फीमेल में ये स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है और ये ओवरी कहलाता है। ओके, तो ये जो स्टेमन का एंथर है और नीचे वाला जो ये देख रहे हो उसको फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, जो मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल गैमेट एग्जिस्ट करता है। तो इस पे जो छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आपने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स को स्मेल करते वक्त नोज में कुछ येलो येलो पार्टिकल्स लग जाता है, वो पोलन ग्रेन्स है। वो पोलन ग्रेन्स कंप्लीटली मेल गैमेट नहीं है, उस पोलन ग्रेन्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को कहते हैं, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो गैमेट है। ओके, तो गैमेट जिस स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है और मेल गैमेटोफाइट, यहाँ मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है। फीमेल गैमेटोफाइट का अगर नाम आएगा तो ये ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ओव्यूल। और ये ओव्यूल के अंदर एग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ओके, एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। ओके, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछ दिया जाए कि वहाँ पे मेल गैमेट नहीं करके वहाँ फीमेल गैमेट पूछा जाए तो भी आप आंसर कर पाओगे। अगर फीमेल गैमेट है तो वहाँ पे एम्ब्रियो सैक लिखोगे, अगर मेल गैमेट है तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स लिखोगे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आप आ जाइए, क्वेश्चन में क्या आंसर होगा आप समझ गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट इज कॉल्ड सीड, स्पर्म, पोलन एंड इज द राइट आंसर पोलन। ओके, ये पोलन अभी मैं आपको समझा दी कैसे होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 5, what is it? Question number 5 is the process of double fertilization is characteristic feature of double fertilization एक फीचर होता है, वो कौन से प्लांट में होता है ये आपको बताना है, ठीक है। प्लांट जो प्लांट किंगडम होते हैं उस प्लांट किंगडम में मैं आपको बताई थी कि 5 डिवीज़न होते हैं, उस 5 डिवीज़न में ये जो कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन वाला, वो कौन से डिवीज़न में मिलेगा ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ तो आपको पता होगा, और जो बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं किया है उसके लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली जब आप ओवरी के अंदर, अभी ओवरी का स्ट्रक्चर आप तुरंत देखे हो, उस ओवरी के अंदर मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही थी, ठीक है। चलिए वापस से यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर दूँ। तो उस ओवरी के अंदर मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही थी जिसको बोलते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा इस, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के नॉर्थ पोल पे आपको यहाँ पर 3 सेल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 सेल होते हैं, और साउथ पोल पे भी यहाँ पे 3 सेल होते हैं। ऐसा 2 सेल होता है और उसके ऊपर ऐसे एक सेल लगे होते हैं, और इन दोनों के बीच में भी एक सेल होता है यहाँ पर, ओके। और इस सेल के अंदर जो बीच वाला सेल होता है ना, उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डबल न्यूक्लियस होता है इसमें, ओके। और बाकी जितने सेल आप देख रहे हो इन सब में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल देख रहे हो? 7 सेल देख रहे हो, ओके। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर 7 सेल होते हैं पर 8 न्यूक्लियस होता है, ओके, क्योंकि जो बीच में सेल है उसमें डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऊपर जो नॉर्थ पोल की तरफ जो सेल्स हैं ना, इन सारे सेल्स को एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और नीचे में 2 सेल यहाँ पर है, इसको सिनर्जिड सेल बोलते हैं, और इस सिनर्जिड सेल के ऊपर एक सिंगल सा सेल है, इसको एग सेल बोलते हैं, और सेंट्रली प्लेस जो एक सेल है उसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं, ओके। और इस सेंट्रल सेल में ही 2 न्यूक्लियस है जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर हो गए एम्ब्रियो सैक के, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट यहाँ पर आता है, ओके। तो जब स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ एक ट्यूब आता है नीचे की तरफ, ओके, तो वो ट्यूब को बोला जाता है पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर में से 2 न्यूक्लियस आता है इस ट्यूब में, ओके। और पहला न्यूक्लियस ये फर्टिलाइज हो जाता है एग सेल से, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज हो जाता है सेंट्रल सेल से, ओके। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करे तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट यहाँ पर फीमेल गैमेट से जाके फर्टिलाइज कर गया, इसलिए 2 बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि किसका फीचर है ये पूछा जा रहा है। देन इट इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ओके। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ऐसा फ्लावर में ही मिलेगा, और जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी दिया हुआ है इसमें फ्लावर आते ही नहीं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट है, और एंजियोस्पर्म मतलब हो गया कि जिसमें कवर्ड सीड होते हो, तो फ्रूट बनेगा तभी सीड उसके अंदर होगा तो कवर्ड कहलाएगा, और फ्रूट तो तब बनेगा जब उसमें फ्लावर आए, ओके। तो जो एंजियोस्पर्म होता है वो फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फ्रूट आता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, इसलिए एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म कहते हैं, कवर्ड सीड, ओके। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो आप समझ गए, और ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर्स है वो भी आप समझ गए, ओके। अब क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इट? 6 इज सेल थ्योरी वॉज प्रोपोज्ड बाय, ये जो सेल थ्योरी होता है ये किसने दिया है? सेल थ्योरी मीन्स दैट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने हुए हैं, और जो सेल होता है वो सेल का डिवीज़न पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, मीन्स पहले से जो सेल है उसी से नए सेल बनते हैं, नया सेल जनरेट नहीं होता, जो पहले से सेल्स हैं वही डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं, ये है सेल थ्योरी। मीन्स जितने ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं, और सेल पहले सेल से डिवाइड होकर के नया सेल बनता है, ये सेल थ्योरी हो गया। तो ये बात किसने बताई थी? दिस इज अबाउट स्लेडन एंड सेवान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्लेडन एंड सेवान ने बताया था, ओके।
6 is लेडन एंड सिवान। तो दिस इज अबाउट सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है वो भी मैं बता दी और किसने प्रपोज किया वो भी मैं बता दी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, what is 7 number? Which of the following is an example of basic amino acid? amino acid basic amino acid पूछा जा रहा है। सिंपली मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ कि एमिनो एसिड एक सिंगल सा मोनोमेरिक यूनिट है। किसका मोनोमेरिक यूनिट है? प्रोटीन का। ओके, मीन्स दैट कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनकर तैयार होता है। तो ये एमिनो एसिड एसिडिक भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। ओके, तो मैं आपको क्लास में बताई थी कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो कंप्लीट 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो 20 एमिनो एसिड में जो बेसिक नेचर का एमिनो एसिड है वो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन में से 20 टाइप्स में से कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो बेसिक एमिनो एसिड है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 एमिनो एसिड है जो बेसिक है इस मोस्टली, उसमें हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, तो ये आर्जिनिन, हिस्टिन एंड लाइसिन ये 3 है बेसिक एमिनो एसिड। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन इट इज ऑप्शन ए इज ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन बी इज लाइसिन, ऑप्शन सी इज वैलिन एंड ऑप्शन डी इज सेरिन। तो मैं भी आपको तुरंत बताई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइसिन। ओके, तो अगर यहाँ पर आप देखिए मैं आपको तीनों बता दी तो इसमें इजी हो गया आपको समझना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सेम रहे और ऑप्शन लाइसिन ना रहे, वहाँ पे अगर हिस्टिडीन या आर्जिनिन रहे तो आप उसको चूज कर लोगे, क्योंकि बेसिक एमिनो एसिड ये मेजरली 3 हैं, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ओके, तो यहाँ पर आपका लाइसिन दिया हुआ है, देन आंसर विल बी लाइसिन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, in C3 plants, which one of the following is primary acceptor of carbon dioxide? मीन्स कि C3 प्लांट्स कहने का मतलब जो एक कार्बन 3 नंबर्स ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन होता है, वैसे प्लांट्स में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उसको क्या बोला जाता है वो बोला जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड के ना वो RUBP कहलाता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 में आपका ऑप्शन ए में ही राइट आंसर है और आगे कुछ देखना ही नहीं है। ओके, एक्चुअली RUBP इज राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म अबाउट इट? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है यही प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का C3 प्लांट्स में। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What is it? Question number 9 is, symbiotic nitrogen fixation is associated with, means that कि एक कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज किसी ऑर्गेनिज्म पे वो फीड करते हैं जिससे उसको भी फ़ायदा होता है और प्लांट को भी फ़ायदा होता है। तो दोनों को फ़ायदा होता है तो ये सिम्बायोसिस हो गया और दोनों के फ़ायदे में वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली इट इज़ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा होगा? ऑप्शन ए इज फ्रैंकिया, ऑप्शन बी इज राइजोबियम, ऑप्शन सी इज बोथ ए बी एंड ऑप्शन डी इज नॉस्टॉक। आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों ही होगा। जो फ्रैंकिया है वो भी एक बैक्टीरिया है और राइजोबियम वो भी बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाते हैं और वो जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के दौरान नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। ओके, जैसे कि ये जो फ्रैंकिया की बात करोगे तो फ्रैंकिया में प्लांट का नाम आता है, वो प्लांट है एक्टिनोरिजल प्लांट। ठीक है, एक्टिनोरिजल प्लांट नाम का एक प्लांट है जिसमें कि फ्रैंकिया बैक्टीरिया वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो कि एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लिजुमिनस प्लांट यानी जो पल्सेस के प्लांट होते हैं, दाल के पौधे, उसके रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है और वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ऑप्शन ए फ्रैंकिया, ऑप्शन बी राइजोबियम,
दोनों ही राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी में ए एंड बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इट? Question number 10 is which one of the following is a final stage of meiotic prophase 1? prophase 1 मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी हूँ क्लास में, और अच्छे तरीके से मैं डायग्राम भी आपको प्रोजेक्ट करके बताई हूँ। एक्चुअल में मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये मैं आपको सेट 2 में, सेट 1 में भी बताई हूँ और वापस फिर से रिपीट करके समझा रही हूँ कि जो मियोसिस होता है वो 2 बार डिवीज़न करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जो कि उसमें डिवीज़न में 4 फेज तो आते ही आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो जिसमें कि दोनों फेजेस के लिए बोला जाता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, उसी तरीके से प्रोफेज 2, ऐसे करके वो स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मियोटिक प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं आपको बता दी कि जो मियोसिस होता है उस मियोसिस में जो प्रोफेज 1 का स्टेप होता है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस चलता है, काफ़ी वो लंबा चलता है। तो उस लंबे प्रोसेस में मेजरली 5 स्टेप आते हैं, तो 5 स्टेप में लास्ट का स्टेप जो होता है वो क्या होता है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो फाइनल स्टेज इज नॉन एज डाइकाइनेसिस, ऑप्शन ए में ही आपका राइट आंसर है। आपका आंसर हो गया ए, डाइकाइनेसिस। ओके, सबसे पहले वो आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया, डाइकाइनेसिस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इट? 11 में पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और डिक्रीज्ड बाय हाफ फॉर एवरी डैश चेंज ऑफ। मीन्स दैट कि बोला जा रहा है जब भी रिएक्शन होती है कोई चीज़ें, तो जब रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन जो उसका एक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन की अपनी कैपेसिटी होती है वो डबल हो जाती है या फिर हाफ हो जाती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? ये सेल्सियस में ऑप्शन दिया हुआ है तो इसलिए मैं सेल्सियस में ही बता रही हूँ कि कितने डिग्री सेल्सियस में ये हाफ हो सकती है या डबल हो सकती है, ये आपको पूछा जा रहा है, रिएक्शन ऑफ रेट। ठीक है, तो उसकी तीव्रता, उसकी जो रेटिंग होती है कि हाई हो जाएगा फिर कम हो जाएगा, तो ये कितने, हर एक कितने टेम्परेचर पे, तो आपको बताना है टेम्परेचर, एंड ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये 10 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है और ऑप्शन ए में ही आपका ये आंसर दिया हुआ है। ओके, सो आंसर विल बी ए, हर 10 डिग्री सेल्सियस में, 10 डिग्री सेल्सियस में वो हाफ हो सकता है या फिर डबल हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इट? नंबर 12, व्हाट इज इट? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन? ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ कि प्यूरिन क्या होता है। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स बता रही थी उस वक्त मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताई थी कि बायोमोलिक्यूल्स मेजरली 4 तरह के होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक लिपिड और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो मेजरली कोई भी लिविंग सेल में न्यूक्लिक एसिड मोस्टली डीएनए और आरएनए होता है। ओके, क्योंकि डीएनए कंप्लीटली, डीएनए जो होता है उस डीएनए में, आरएनए में शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस। ओके, तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो नाइट्रोजिनस बेस ही 2 तरह का होता है जिसमें कि प्यूरिन और पिरामिडिन आता है। ओके, तो प्यूरिन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एडनिन और एक ग्वानिन होता है, और पिरामिडिन जो होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक थायमिन और एक साइटोसिन। ओके, तो ये टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजिनस बेस के। तो नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन 2 हो गया और पिरामिडिन 2 हो गया, तो प्यूरिन में जो 2 हुआ वो 2 आपको बताया जा रहा है कि एडनिन एंड ग्वानिन, और जो पिरामिडिन है वो है थायमिन एंड साइटोसिन। तो ये हो गई। तो आपको पूछा जा रहा है प्यूरिन, तो प्यूरिन के एग्जांपल अभी मैं आपको बता दी, ऑप्शन ए थायमिन, थायमिन तो पिरामिडिन होता है, बी इज साइटोसिन, साइटोसिन जो होता है वो भी पिरामिडिन होता है, एंड सी इज यूरासिल। यूरासिल में क्या होता है ना कि आरएनए के केस में जो थायमिन है उस थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, तो यूरासिल भी पिरामिडिन है जो कि आरएनए के केस में यूरासिल होगा। जहाँ थायमिन होना चाहिए डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन जब आरएनए होगा तो थायमिन की जगह पे यूरासिल हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कि डीएनए में थायमिन होता है, पर जब आरएनए होगा तो वहाँ थायमिन नहीं, थायमिन की जगह पर क्या होगा, वो यूरासिल होगा। ओके, सो यूरासिल भी यहाँ सही राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी इज एडनिन, एडिन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्यूरिन में अभी मैं तुरंत बताई आपको, प्यूरिन दो तरह का हो गया, एक एडनिन और एक ग्वानिन। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 13 इज loss of chlorophyll leading to yellowing of leaves is called, means that कि अगर क्लोरोफिल लॉस हो गया, सिंपली सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर्ड होने का रीज़न जो है उसमें क्लोरोफिल है। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई पड़ता है, लीफ ग्रीन दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो देखोगे जब उसकी एजिंग होती जाती है, फिर वो धीरे धीरे येलो होता चला जाता है, तो क्लोरोफिल उसमें कम होता चला जाता है, क्लोरोफिल उसका लॉस होता चला जाता है। तो क्लोरोफिल जब लॉस होता चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा और लीफ जो है वो येलो होता चला जाएगा, दैट इज नॉन एज क्लोरोसिस। ऑप्शन ए में ही आपका राइट आंसर दिया हुआ है, क्लोरोसिस उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल लॉस के प्रोसेस को क्लोरोसिस कहा जाता है। ओके, एंड नेक्रोसिस भी मैं थोड़ा बता दूं, नेक्रोसिस एक्चुअली क्या होता है ना, जब लीफ के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं और वो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, और उसके स्टोमाटा क्लोज होने की वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, और स्टोमाटा क्लोज होने की वजह से जो उसमें फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाती है, स्टार्च की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो पाता, यानी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसके कारण जो लीफ होता है वो पूरा सिकुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। ओके, तो सिंपली ये नेक्रोसिस है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वो आंसर कर सकते हो, जो कि एक पॉल्यूशन के कारण होता है, पॉल्यूशन की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं जिसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो जाता है, तो एक्चुअली वो एक तरीके से पॉल्यूशन का ही पार्ट हुआ। तो सिंपली जो आपका यहाँ क्वेश्चन है आप उसको फोकस करिए। क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल लॉस हो जाता है और जिसके कारण येलोविंग होना शुरू हो जाता है लीफ, उसको क्या बोलते हैं, देन दिस इज नोन एज क्लोरोसिस। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इट? हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, हीमोग्लोबिन क्या प्रदर्शित करता है, मीन्स हीमोग्लोबिन किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है प्रोटीन का, वो आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है वो रेड पिगमेंट है, जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, ये रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, इस ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बताना है। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर है, या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये आपको बताना है। देन आंसर विल बी डी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सब मॉलिक्यूल्स के इसमें बंडल्स होते हैं, कंप्लीटली ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, ये क्लास में भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाई हूँ, तो आपको पता होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 is the stage at which cells remains metabolically active but no longer proliferate is called, मीन्स दैट बोला जा रहा है कि एक ऐसा स्टेज आता है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको चूज़ करना है, कि सेल डिवीज़न के दौरान और मैचुरेशन के टाइम में, सेल डिवाइड होने के बाद जब सेल मैच्योर होता है इंटरफेज में, तो वो इंटरफेज में मैच्योर होने के टाइम में क्या होता है ना, कि सेल एक्टिव तो रहता है, वो लिविंग कंडीशन में रहता है, लेकिन आगे चल के वो डिवीज़न करने लायक नहीं होता, वो डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो ऐसा किस फेज में होता है वो आपको बताना है। तो सिंपली दी ऑप्शन ए सी, सी इज़ द राइट आंसर, G0 फेज। G0 फेज जो होता है उसको क्रिसेंट फेज बोलते हैं, जिसमें सेल एक्टिव तो रहते हैं, वो हर तरह के प्रोसेस कर सकते हैं, पर उसमें जो डिवीज़न प्रोसेस होता है वो नहीं होता। ओके, तो ऐसा G0 फेज में होता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
Question number 16 is maximum absorption by chlorophyll A occurs in, बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल ए जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कितनी होती है, वो कितनी होती है वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से कौन से कलर पिगमेंट में ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम। तो क्लोरोफिल ए जो होता है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है ब्लू एंड रेड रीजन पे, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर ए में ही आपका राइट आंसर दिया हुआ है, ब्लू एंड रेड रीजन, ओके। तो ये जो ब्लू एंड रेड रीजन में होता है ना, रेड रीजन में यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है उसकी, ये 642 नैनोमीटर होता है, ओके, 642 नैनोमीटर। ब्लू में होती है 372 नैनोमीटर, ओके। तो ये जो ब्लू रीजन होता है उसमें 372 नैनोमीटर की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, और रेड रीजन जो होता है वो 642 नैनोमीटर की होती है एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये क्लोरोफिल ए की बात हो रही है, ओके। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस क्लोरोफिल ए में कहाँ होता है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू और रेड रीजन पे, और रेड रीजन का मैं आपको पिक भी बता दी, कितना कितना पिक पे 642 नैनोमीटर पिक रेड रीजन का हो गया, और ब्लू के लिए 372 नैनोमीटर, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज इट। 17 इज एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, ये अभी जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके और पूरा एक्सप्लेन करके अभी समझाई, जो क्वेश्चन जस्ट 2-4 क्वेश्चन पहले, जहाँ पे आपको पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछा जा रहा था, अभी मैं तुरंत समझाई, तो आप इसको इजिली आंसर कर सकते हो, ठीक है। पूछा जा रहा है कि एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है, जो कि एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है। तो एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 एग सेल, यस मैं आपको बताई थी कि नीचे जो 2 सिनर्जिड सेल हैं, सिनर्जिड सेल के ऊपर जो एक सेल है उसको हम लोग कहते हैं एग सेल। अभी मैं जस्ट यहीं पर ड्रॉ करके बताई हूँ, थोड़ा वीडियो बैक करके आप देख लीजिए, वीडियो बैक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है। तो मैं वापस से यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही, जब आप वीडियो थोड़ा बैक करोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। तो एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल, यस उसमें 1 एग सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स, यस जो साउथ पोल की तरफ है वो वहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं उसी को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो वो भी है, एंड 3 एंटीपोडल सेल्स, यस जो नॉर्थ पोल की साइड में 3 सेल होते हैं उसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो ये सबके सब एम्ब्रियो सैक में होते हैं। देन आंसर विल बी डी, आंसर डी इज ऑल, ये सबके सब सही हैं, देन आंसर डी इज द राइट आंसर, okay. Now move on, next question, question number 18, what is it। 18 is which one of the following is colorless plastid, बोला जा रहा है जो प्लास्टिड कलरलेस होते हैं वो बताना है। प्लास्टिड मैं आपको बताई थी कि कलरफुल भी प्लास्टिड होते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट भी होता है, रेड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, और तरह तरह के पिगमेंट्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि जो रेड पिगमेंट है या फिर ऑरेंज पिगमेंट है या येलो पिगमेंट है, इस तरह के कुछ कलरफुल पिगमेंट है, तो उस पिगमेंट वाले सैक को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो ग्रीन पिगमेंट है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जो कलरलेस प्लास्टिड है उसको क्या बोलेंगे, तो कलरलेस प्लास्टिड को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कलर पिगमेंट यानी जैसे कि जैंथोफिल, कैरेटोनॉइड, फ्यूकोजैंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट हैं जो कलरफुल पिगमेंट हैं, कुछ रेड, कुछ ऑरेंज, कुछ येलो को इंडिकेट करता है। तो ये हो गए कलर्स के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, एल्यूरोप्लास्ट वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, तो एल्यूरोप्लास्ट में वो प्रेजेंट होता है, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट, 19 इज which one is not a type of chromosome based on the position of centromere।
बोला जा रहा है कि नीचे में जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन में से आपको बताना है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो टाइप नहीं है नीचे में से, जो कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोमियर का जहाँ पोजीशन है उस हिसाब से, ठीक है। तो सिंपली इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके भी थोड़ा बता देती हूँ सेंट्रोमियर के हिसाब से कि सेंट्रोमियर क्या होता है और सेंट्रोमियर के हिसाब से क्रोमोजोम के अपने टाइप्स होते हैं। तो चलिए मैं उसको ड्रॉ करके भी यहाँ पर बता दूँ। ओके, तो चलिए ये मैं आपको यहाँ बता दूँ। इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहे हो वो फर्स्ट वाला डायग्राम में आप देखिए सेंट्रोमियर एकदम टिप पे है, ठीक है। जो एक रेड लाइक नॉड बना हुआ है, वो रेड लाइक नॉड जो है वो रेड लाइक नॉड को ही सेंट्रोमियर कहते हैं। और उस सेंट्रोमियर के नीचे जो ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहे हो थ्रेड, वो क्रोमैटिड कहलाता है। तो उसमें क्या है ना कि एकदम एंड पोजीशन पे एकदम उसके टर्मिनल पॉइंट पे सेंट्रोमियर लगा हुआ है, तो उसको बोला जाता है टेलोसेंट्रिक। ओके, और जो आप उसके बाद का डायग्राम देख रहे हो सेकंड नंबर डायग्राम, उसमें आप देखो कि नीचे वाला क्रोमैटिड कुछ ज़्यादा लंबा है और ऊपर वाला क्रोमैटिड थोड़ा नीचे वाले से शॉर्ट है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है उसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। ओके, तो वो एक्रोसेंट्रिक कहलाता है क्योंकि ऊपर वाले जो क्रोमैटिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं नीचे वाले से, मतलब कि उसमें सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल हाफ हाफ बीचों बीच एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा वो टर्मिनल पॉइंट से थोड़ा सा ही नीचे है। तो उस तरह के को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। ओके, एंड जो आप देख रहे हो थर्ड वाला डायग्राम, उस थर्ड वाले डायग्राम में क्या है कि वो जस्ट अभी भी जो ऊपर वाला क्रोमैटिड है वो छोटा ही है नीचे वाले से, थोड़ा सा नीचे की तरफ सेंट्रोमियर नीचे आ रहा है, उसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। और जो आप लास्ट वाला डायग्राम देख रहे हो फोर्थ नंबर डायग्राम, वो बीचों बीच सेंट्रोमियर है जिसमें कि ऊपर का क्रोमैटिड और नीचे का क्रोमैटिड बिल्कुल बराबर है, तो उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक। ओके, तो ये चार तरह के सेंट्रोमियर बेस्ड क्रोमोजोम होते हैं कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है उस हिसाब से ये चार तरह के सेंट्रोमियर हो गए, ठीक है। तो ये जो चार तरह के सेंट्रोमियर हैं उसके पोजीशन पे चार तरह के क्रोमोजोम हो गए। तो ये चार तरह के जो क्रोमोजोम हैं सेंट्रोमियर पोजीशन के बेसिस पे, तो आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो टाइप नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली आप अभी देख ही लिए क्या क्या टाइप है और आपको यहाँ चूज करना है कि जो टाइप नहीं है। तो सिंपली आप देख लिए कि मेटासेंट्रिक तो टाइप होता है, बी में भी देख रहे हो कि यहाँ सब मेटासेंट्रिक भी टाइप होता है, एंड सी इज एक्रोसेंट्रिक, वो भी क्रोमोजोम का टाइप है सेंट्रोमियर के पोजिशन के बेसिस पे, एंड डी इज यू सेंट्रिक। तो यू सेंट्रिक इस जो मैं आपको चार डायग्राम शो करी उस चार डायग्राम में ये डी नंबर यू सेंट्रिक तो मैं नहीं बताई, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यू सेंट्रिक क्रोमोजोम का टाइप नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इट। Question number 20 is sunlight is essential for photosynthesis demonstrated for the first time by, यानी कि ये पूछा जा रहा है जब सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये तो आप आज पढ़ के जान गए ना कि हाँ सनलाइट एसेंशियल है, लेकिन जब पहले पता नहीं था तो पहली बार इसको किसने पता किया और किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। तो ये मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी और आप उसको समझ भी चुके थे। तो मैं क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताई थी और आपको याद होगा द आंसर विल बी इंगेनहॉज, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंगेनहॉज। इंगेनहॉज ने क्या देखा था कि एक हाइड्रिला जो एक एक्वेटिक प्लांट है, उस हाइड्रिला प्लांट में जो एक्वेटिक प्लांट है उस एक्वेटिक प्लांट में उन्होंने डे टाइम में देखा कि बबल्स आ रहा है, ठीक है, पर नाइट टाइम में उन्होंने देखा कि बबल्स नहीं आ रहे हैं। मीन्स दैट कि जो प्रिस्टली ने बताया था कि ऑक्सीजन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिलीज होता है प्लांट से, तो ऑक्सीजन जो प्लांट से रिलीज होता है वो ऑक्सीजन दिन में निकल रहा है, ये बात इंगेनहॉज ने बताया हाइड्रिला प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके, जो एक्वेटिक प्लांट है, क्योंकि दिन में उससे बबल्स आ रहे थे जो ऑक्सीजन था, पर रात में वो बबल्स नहीं आ रहे थे जो ऑक्सीजन बबल्स थे।
तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो रात में नहीं हो पाता, सिर्फ दिन में होता है। तो ये इंगनहॉज ने एक्सप्लेन किया था कि जो सनलाइट है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि सनलाइट पड़ा तभी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर पाया, जिसके कारण दिन में बबल्स आ रहे थे ऑक्सीजन के। ओके, तो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंगनहॉज। तो इंगनहॉज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। देन आंसर विल बी ए इज right answer. Now move on next question. Question number 21. 21 is interphase is also called as, interphase को और क्या बोलेंगे, ठीक है। इंटरफेज तो मैं बहुत अच्छे तरीके से सेट 2 में भी आपको समझा दी हूँ, लेकिन उसको और क्या बोलेंगे ये नहीं बताई थी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जो फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये जो 3 फेजेज होते हैं कंप्लीटली, इसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज को और क्या कह सकते हैं यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज एक्टिव फेज, रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज और पैसिव फेज। दी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेस्टिंग फेज। हम लोग इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यही वो फेज है जहाँ पे सेल मैच्योर हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, अभी वो रेस्ट में होता है, फिर आगे चल के उसको डिवाइड करना है और उसके अलग अलग स्टेप्स होंगे। पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया, इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22. 22 इज व्हाट? 22 is in a protein N terminal amino acid is, बोला जा रहा है N terminal amino acid क्या होगा वो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि N terminal amino, पहले तो आपको ये जानना है ज़रूरी कि N terminal amino acid होता क्या है और C terminal amino acid होता क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम अभी दिखा रही हूँ, एक पिक्चर आप देख रहे हो, उस पिक्चर में आप एक चीज़ देखिए, वहाँ पर एन टर्मिनल लिखा हुआ है। जो एन टर्मिनल आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में और सी टर्मिनल दिख रहा है राइट साइड में। ऑलवेज यही होता है, जब एमिनो एसिड के बीच में जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एमिनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास में समझा दी हूँ। तो क्या होता है, एक एमिनो मॉलिक्यूल में एक साइड एमिनो ग्रुप होता है, दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो एमिनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल में से एमिनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप है जो एन टर्मिनस को शो कर रहा है, और सी टर्मिनस जो राइट साइड में है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो राइट साइड में है। तो जब भी दो एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दोनों के बीच बॉन्ड बनता है और उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, और इसी में से आपको बताना है कि इसमें जो प्रोटीन में एन टर्मिनल एमिनो एसिड होता है वो कितने नंबर एमिनो एसिड पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकेंड एमिनो एसिड, थर्ड एमिनो एसिड और फोर्थ एमिनो एसिड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोर्थ एमिनो एसिड, ओके। फोर्थ एमिनो एसिड इज द राइट आंसर। फोर्थ एमिनो एसिड पर आपको एन टर्मिनस एमिनो एसिड नजर आएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23. 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन सब में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड नहीं है, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया का या फंगस का रोल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एजोबैक्टर, एजोबैक्टर का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। रोडोस्पिरिलियम इसमें भी होता है, एनाबेना ये भी रोल करता है, एंड डी इज क्लेमिडोमोनास जो ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एजोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम, एनाबिना ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, और एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है। तो ये सब जो बैक्टीरिया है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल है, एंड डी जो है वो क्लेडोमोनास ये एल्गी है जिसका रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं होता, ओके। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इट? Question number 24 is
विच वन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा और आपको याद होना भी चाहिए कि कॉर्डेटा में आखिर कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से कॉर्डेटा को कॉर्डेटा कह रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझाई हूँ, ठीक है। मेजरली मैं आपको बताई थी कि 3 पॉइंट हैं, जिस 3 पॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा फाइलम को अलग करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये फाइलम नहीं, एक्चुअल में ये सब किंगडम है जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है। किंगडम एनिमेलिया में 2 सब किंगडम हो जाते हैं, एक कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा। तो ये किंगडम एनिमेलिया को 2 ग्रुप में, 2 सब किंगडम में डिवाइड करने का क्या बेस है? तो बेस है 3 पॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। ये 3 चीज़ अगर किसी में प्रेजेंट है देन इट इज सेड टू बी कॉर्डेटा। अगर ये 3 चीज़ नहीं है, एब्सेंट है, देन इट इज सेड टू बी नॉन कॉर्डेटा। ओके, तो ये 3 पॉइंट है, जिसमें होगा दैट इज कॉर्डेटा, जिसमें नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेटा कहलाएगा। ओके, तो ये मैं आपको क्लास में भी बताई हूँ और वापस से फिर यही क्वेश्चन आपका है सामने, तो इजिली आप इसको अभी सॉल्व कर पाओगे, मैं आपको समझा भी दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अभी मैं आपको तुरंत बताई, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यस कॉर्डेटा में होता है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होता है। एंड ऑप्शन सी इज पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, हाँ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट भी होता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, now move on next question, question number 25, question number 25 is members of porifera are commonly known as, yes ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ाने के दौरान भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि पॉरीफेरा मेंबर्स के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग कॉमनली स्पंजेस बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लास में भी बताई थी सम, जैसे कि मेंबर्स का एग्जांपल भी बताई थी, साइकॉन है जिसको साइफा भी कहते हैं, ल्यूकोसोलेनिया है, तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल हैं पॉरीफेरा ग्रुप के। उसको हम लोग स्पंज बोलते हैं क्योंकि उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट स्पंजी होता है, जिसके बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जिस पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, है ना। तो जो पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है, इस वजह से उस पोर्स के वजह से इस फाइलम का नाम पॉरीफेरा पड़ा है। पॉरी मीन्स पोरस, पोरस मीन्स होल्स, तो उसके पूरे बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस वजह से इस ग्रुप का नाम पॉरीफेरा पड़ा, जिस होल्स को ऑस्टिया कहा जाता है ना। और इस ग्रुप में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म स्पंज कहलाते हैं। ओके, देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्पंजेस, आपका ए में ही राइट आंसर दिया हुआ है, स्पंजेस, corals, insect, amphibians, no, then option A is the right answer. Now move on next question, question number 26, what is it? Question number 26 is symbiotic association between algae and fungi is called, it's very easy question, मैं आपको सेट 1 में सेट 2 में दोनों सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ये समझाई थी, तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप जा करके वापस से वीडियो देख लीजिए प्ले करके, आपको पता लग जाएगा। और यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊँगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि एल्गी और फंजाई के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसको एल्गी और फंजाई का जो मिला हुआ ग्रुप होता है उसका, उसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लाइकेंस। ओके, ऑप्शन बी लाइकेंस, जिस लाइकन का इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में पीएच पेपर और स्पेशली लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, जिस लिटमस पेपर का यूज आप एसिड एंड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हो, ठीक है। तो ये एक फैक्टफुल बातें भी मैं आपको बता दी इसके दौरान। तो लाइकन्स का यूज़ लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज होता है, लिटमस पेपर जो कि एसिड और बेस को हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। Now move on next question. Question number 27. 27 is on the basis of shape which one of the following is not a category of bacteria. बोला जा रहा है कि इसमें जितने सारे ऑप्शन दिए हुए उन सारे ऑप्शन में आपको बताना है कि बैक्टीरिया का जो कैटेगरी नहीं है, ओके, बैक्टीरिया का जो कैटेगरी नहीं है वो आपको बताना है। तो सिंपली यहाँ ऑप्शन है ए कॉकस, कॉकस तो बैक्टीरिया का है, क्योंकि जो कॉकस किसको बोलते हैं मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। जो कम्प्लीटली स्फेयर शेप का होता है ना, स्फेयर शेप का, या तो स्फेयर शेप का वो ड्रॉ नहीं हो रहा है, पर ये आपको बता दूं स्फेयर शेप का जो भी बैक्टीरिया होता है उसको कोकस बोलते हैं। और स्पाइरुलम भी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, क्योंकि जो ऐसे
ऐसे मुड़ा तुड़ा सा स्पाइरल टाइप का जो शेप का बैक्टीरिया होता है ना, उसको स्पाइरोलम बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड ऑप्शन सी इज कोन शेप्ड, ये कोन शेप्ड का बैक्टीरिया नहीं होता है, बैसिलस शेप होता है। बैसिलस शेप बोलते हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल की तरह बैक्टीरिया दिखाई देता है, उसको बैसिलस बोलते हैं, है ना। एंड वन मोर स्ट्रक्चर, एक और होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो कि कॉमा शेप का होता है। ओके, इस तरीके से कॉमा जो हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटेंस में लिखते वक्त, तो ये कॉमा शेप का भी बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग विब्रियो कहते हैं। ओके, तो ये कॉकस हो गया, ये स्पाइरोलम हो गया, ये बैसिलस हो गया और विब्रियो होता है। ये 4 तरह के स्पेशली बैक्टीरिया होते हैं इस शेप के। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कौन शेप्ड, जो कि कौन शेप्ड नहीं होता, देन आंसर विल बी सी, सी इज़ द राइट आंसर, ये नहीं है। और आपका सवाल यही पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया का जो टाइप नहीं है, जो कैटेगरी नहीं है, वो आपको बताना है, देन कौन शेप्ड नहीं होता, आंसर सी इज़ द राइट आंसर। Now move on next question. Question number 28. 28 is phylogenetic system of classification is based on. सिंपली अगर फाइलोजेनेटिक का मतलब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही खुद आप आंसर अपने आप चूज कर पाओगे। एक्चुअली फाइलोजेनेटिक क्या होता है ना, फाइलोजेनेटिक मीन्स दैट कि पहले से जो ऑर्गेनिज्म इस लैंड पे हैं और वो कैसे धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आता गया और चेंजेस आता आता वो कैसे बहुत लाखों साल बाद वो दूसरे ही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, ये हो गया फाइलोजेनेटिक। मीन्स दैट कि सेम वही जीन है पर वो जीन धीरे धीरे चेंज होता गया और जीन का एक ट्री बनता चला गया, वो जीन बदलता गया, उधर जीन बदलता गया, उधर जीन बदलता चला गया, तो ये जीन इस तरीके से चेंज होता चला गया और लंबे समय तक उसमें चेंज होता होता वो अलग ही स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। जैसे ह्यूमन को माना जाता है कि वो चिंपैंजी से उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ह्यूमन का चिंपैंजी से फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो चिंपैंजी से मिलते हैं, उसका जो जीन पैटर्न है वो लगभग हम लोगों से मिलता जुलता है। तो ये जो हो गया ना, वो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स लंबे समय तक जिसमें कुछ चेंजेस आता चला गया, लाखों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो चेंजेस आता गया और अलग ही स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, और वही है फाइलोजेनेटिक। तो अब आपका इजी हो गया, इजिली आप इसको चूज कर सकते हो। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको आंसर मिल गया ए में ही। आगे फिर भी आप आगे चेक कर लीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ और ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी इज नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, नो, इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नो। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, नो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये हो गया आपका राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. 29 is what? Protein coat of virus is called. Yes, it's also very easy question. मैं आपको क्लास के दौरान बताई हूँ तो इस वजह से ये आसान है, और नहीं क्लास की हो तो वापस मैं तो अभी बताऊँगी। एक्चुअली जो वायरस होता है ना, वो वायरस जब नॉन लिविंग प्रोडक्ट पे होता है तो वो भी नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही वो लिविंग प्रोडक्ट यानी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है वो भी लिविंग हो जाता है, और लिविंग होने के बाद वो इतनी रैपिडली ग्रो होता है कि बड़ी तेज़ी से वो फैल जाता है। ओके, अगर वो इधर टेबल पे, चेयर पे इधर पड़ा हुआ है नॉन लिविंग प्रोडक्ट पे, तो वो नॉन लिविंग है। इस वजह से ये वायरस को ना अभी तक लिविंग में हम लोग इसको शामिल नहीं करते, अभी तक इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, क्योंकि इसका नेचर ही इस तरीके से है कि वो लिविंग प्रोडक्ट के कांटेक्ट में रहेगा तो वो लिविंग होगा, और नॉन लिविंग पे वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वायरस में क्या होता है ना, आरएनए थ्रेड्स होते हैं और उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे सेल के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं, वो सब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वायरस में आपको मिलेगा सिर्फ आरएनए थ्रेड्स और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट। तो वो प्रोटीन कोट जो होता है वायरस का, वो किस चीज़ का बना होता है, यही आपको पूछा जा रहा है। देन ऑप्शन ए इज वायरॉइड्स, ऑप्शन बी इज माइक्रोबायोन्ट, ऑप्शन सी इज प्लाज्मिड एंड ऑप्शन डी इज कैप्सिड। यस, ऑप्शन डी इज कैप्सिड, कैप्सिड इज द राइट आंसर। ये प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। Now move on next question. Question number 30. 30 is fusion of two nuclei is called. जब दो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब ज़्यादातर दो न्यूक्लियस फ्यूज तभी करता है जब वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। हैप्लॉइड कहने का मतलब जब
कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो ना किसी में तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। जैसे कि ह्यूमन के लिए मैं आपको बता दूं, ह्यूमन के सेल में कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। ओके, जब ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने बॉडी में सेल हैं सब में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पर जो ह्यूमन के अंदर गैमेट बनता है ना, जो गैमेट सेल है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, जिसके फ्यूजन से बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो हाफ हो जाता है। ओके, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें बचता है। तो ये चीज़ मैं आपको सेट 2 और सेट 1 में भी बताई हूँ। ये कैसे हो जाता है, ये मियोसिस डिवीजन के वजह से होता है। ठीक है, जब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये 23 में कन्वर्ट होगा, ये हो जाता है 23 में कन्वर्ट होता है। ये सिर्फ गैमेट बनने में होता है और ये मियोसिस डिवीजन से होता है। ओके, तो मियोसिस डिवीजन में से ये हाफ में कन्वर्ट हो गया, तो कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले को हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हमेशा जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो वो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला ही वो न्यूक्लियस फ्यूज करता है। ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो सिंपली आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन ए इज प्लाज्मोगैमी, ऑप्शन बी इज कैरियोगैमी, ऑप्शन सी इज चैलेजोगैमी एंड ऑप्शन डी इज पॉलीगैमी। ऑप्शन बी इज कैरियोगैमी। ओके, ये कैरियोगैमी कहलाता है। क्यों, ये भी आपके लिए इजी है याद रख पाना, क्योंकि कैरियो मतलब ही होता है न्यूक्लियस और गैमी मतलब गैमस मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस फ्यूजन, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स फ्यूजन, तो ये हो गया न्यूक्लियस फ्यूजन, इसका मीनिंग। ओके, प्लाज्मोगैमी उसको बोलते हैं जब इसका कंप्लीट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस सब अगर फ्यूज कर जाए तब वो कहलाता है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर चेंज करके आ जाए तो प्लाज्मोगैमी का भी आप आंसर कर पाओगे। प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस दोनों मिल करके, न्यूक्लियस भी और प्रोटोप्लास्ट भी, जब दो प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस एक साथ मिल जाए तो उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। पर यहाँ पर आपका सिर्फ बोला जा रहा है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैरियोगैमी कहलाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 31 इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये किन के द्वारा दिया गया है? देन आंसर विल बी बेंथम एंड हुकर, विटेकर, तमिन बाल्टीमोर और टी एच मॉर्गन। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंथम एंड हुकर। ओके, बेंथम और हुकर ने ही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और इनकी 3 वॉल्यूम की बुक प्रिंट हुई थी। 3 वॉल्यूम बुक का नाम था जेनेरा प्लेंटेरम। ओके, जेनेरा प्लेंटेरम नाम की बुक है जो इन लोगों ने लिखी है। उनके 3 वॉल्यूम है, इन तीनों वॉल्यूम में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा जिक्र है। ओके, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है बेंथम और हुकर के द्वारा, और बेंथम और हुकर ने जो बुक अपनी छपवाई है उसका नाम है जेनेरा प्लेंटेरम। तो ये भी याद रखोगे क्योंकि ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज all prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom। ओके, जैसे कि मैं आपको बताई 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो विटेकर ने दिया है 1969 में। तो विटेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया उसमें जो पांचों ग्रुप बना था, पहला वाला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया, तो इन सब ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है ये भी आपको मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ। तो उसमें आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन से किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक टाइप सेल हो। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल 2 तरह के सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे, जिसमें एडवांस न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक कहलाता है, और प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस वाला जो सेल होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस यानी कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, वो हो गया यूकैरियोटिक सेल, वो हो गया एडवांस और ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल, तो वो यूकैरियोटिक है।
तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ प्रोकैरियोटिक टाइप वाला, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक वाले को किस किंगडम में रखा गया है? ऑप्शन ए इज मोनेरा, ऑप्शन बी इज प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी प्लांटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोनेरा। मोनेरा ग्रुप में सिर्फ ये ही एक ग्रुप है मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया है, जो कि बैक्टीरियल ग्रुप है। ओके, बैक्टीरिया वाले जो जितने सारे बैक्टीरियाज हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। Now move on next question, question number 33. 33 is which one of the following molecule forms the reaction center in LHC? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि LHC क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये होता है जो आपका फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 चलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि लाइट रिएक्शन का पार्ट है। तो लाइट रिएक्शन के टाइम में एक जगह होती है जहाँ पे ये लाइट हार्वेस्ट होता है, सनलाइट आकर के वहाँ स्टोर होता है। तो वो हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन जो जहाँ पे लाइट आकर के हार्वेस्ट होता है, स्टोर होता है, वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और भी अदर पिगमेंट भी है, वहाँ पे वो हार्वेस्ट होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो वही हो गया LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आपका क्या है, Which one of the following molecule forms the reaction center in LHC? तो LHC का रिएक्शन सेंटर जो है वो कहाँ पर होगा, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो किस जगह पे मिलेगा और वहाँ पर जाकर के ये रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी होगा, वो कहाँ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी कैरोटेनॉइड, ऑप्शन डी जेंथोफिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल ए इज द साइट। वही क्लोरोफिल ए ही जगह है जहाँ पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और वहाँ पे लाइट हार्वेस्ट होता है और वहाँ पर रिएक्शन होता है। ओके, कैसे होता है ये मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, पर चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता दूँ। एक्चुअली क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, क्लोरोफिल का। तो वो क्लोरोफिल में एक्चुअली क्या है ना, ये एक ये रहा इस तरीके से, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे और भी सैक लाइक दिखेंगे। बीच में जो मैं बड़ा सा एक सैक बनाई हूँ और ऊपर से मैं छोटा छोटा सैक बना रही हूँ ऐसे पैकेट्स की तरह। तो असल में ये जो पैकेट्स देख रहे हो, बीच में सेंट्रली प्लेस जो पैकेट है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पर आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा। ओके, और जो इस बड़े सैक के बाहर जो छोटे छोटे सैक लगे हैं ना, इस पर क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल या अदर कोई पिगमेंट, कैरोटेनॉइड, ये सब प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो बीच वाला है वो क्लोरोफिल ए साइट है जहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे यही है LH। ओके, तो यहाँ पे LHC, यहाँ पर आपको LHC मिलता है और यहीं पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल ए में। और बाहर में ये है क्लोरोफिल बी हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटेनॉइड हो सकता है, ये बाहर में अदर पिगमेंट्स होते हैं। ओके, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये एक्सप्लेन हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज, यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा इस पर हाईलाइट पर ले लूँ, उसके बाद हम लोग इधर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज इन PS1 द रिएक्शन सेंटर हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट। ये तो मैं आपको सेट 1 में भी सेट 2 में भी बताई हूँ और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वापस से फिर यहाँ सेट 3 में रिपीट हो रहा है। पूछा जा रहा है फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कितनी होती है। एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कहने का मतलब हो गया कि उसका जो एब्जॉर्बेंस पीक होता है, हाईएस्ट पीक कितना होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक आपको बताया गया था कि जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसमें P680 होता है और जो फोटोसिस्टम 1 होता है उसमें 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो P680 नैनोमीटर और फोटोसिस्टम 1 में पीक जो होता है वो 700 होता है, यानी 700 नैनोमीटर। तो ये आपको मैं आपको बता दी, तो अब इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन ए 680 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 700 नैनोमीटर। यस, आपको फोटो सिस्टम 1 के लिए पूछा जा रहा है, देन 700 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर हाईएस्ट पिक एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है। Now see question number 35. 35 is
द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड। आपको यहाँ सिंपली बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो और वो स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक मध्यस्थल में परिवर्तन। तो इस जब कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होकर के वो कन्वर्सन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको। ठीक है, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ओके, दिस इज अबाउट कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। सेट 3 भी, सेट 1 और सेट 2 मैं पूरी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाई। आज मैं आपको सेट 3 भी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको गलत आंसर बता रहे हैं, मैं यहाँ पर सारा का सारा आपको सही आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी मेरा अपलोड हो चुका है, जा करके वहाँ से सही आंसर आप जानिए और सही आंसर एग्ज़ाम में करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ओके, इस वजह से मेरा वीडियो आप अगर देखते हो तो इसमें से आप 100% स्कोर कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे ईज़िली। और मैं क्योंकि आपको समझा कर भी करवाई हूँ तो अगर क्वेश्चन थोड़ा पलट के भी आएगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि दोस्तों को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। ओके, तो चलिए आज आपका सेट 3 भी फिनिश हो गया और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप नहीं जानते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं बहुत ईजी स्टेप में और बहुत ही सिंपल वे में डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको वीडियो अपलोड करके समझाऊंगी। ठीक है, तो आज इतना ही हो गया, चलिए बाय बाय बाय।